तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्लास 12 का चैप्टर है, क्लास 12 की फिजिक्स की बुक 1 का चैप्टर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बेसिक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं चार्ज, ठीक है। उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बुक 1 है, ठीक है, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ज़्यादा डील करती है। जैसे फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, है ना, और तुम्हारा डीसी मोटर, ये सारी जो चीज़ें हैं, तुम्हारा ईएम वेव, ईएमआई। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं ना, ये एक बहुत बेसिक पार्टिकल के ऊपर बेस्ड है जिसे हम कहते हैं चार्ज, ठीक है। जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। सेकंड तुम्हारा, ठीक है, चार्ज को हमने स्टोर कर लिया, कैपेसिटेंस, ठीक है। अब डिफरेंट चार्ज की प्रॉपर्टी में चार्ज का क्या क्या पोटेंशियल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज जो थे हमारे, उनका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल, ये सारी चीजें देखा। तो किसके ऊपर बेस्ड था? चार्ज के ऊपर बेस्ड था। एक बहुत बेसिक चीज है चार्ज, ठीक है। अब तुम कहीं भी पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा चार्ज जो है ना, इस फर्स्ट बुक में वो बहुत बेसिक चीज है। तो उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज है क्या। तो चार्ज को ना हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि चार्ज एक ऐसी चीज है जिसके पास ना मास है, ठीक है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस कह लो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस कह लो जिसके पास मास होना चाहिए। मास बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मास होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट, या फिर कह लो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उस ऑब्जेक्ट के पास या तो डेफिशिएंट, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, या तो एक्सेस में होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो सब्सटेंस है वो चार्ज है। जैसे कि बहुत बेकार सवाल, ठीक है, बहुत बेकार सवाल, जैसे ये रहा कि ये प्लस -4 कूलम प्लस 4 कूलम, क्या ये चार्ज है? नहीं है, न्यूट्रल बॉडी, बट इसके पास क्या मास है? जी हाँ, मास है। तो दोनों चीज फुलफिल करना चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज है जिसके पास मास नहीं है लेकिन उसके पास चार्ज है, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तुम्हारे जो लाइट पार्टिकल्स है, फोटोन, के पास मास नहीं है, तो क्या वो चार्ज है? बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पे एक्सिस या डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ही बताते हैं कि ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है, बट उसके पास मैंडेटरी चीज क्या है? मास होना चाहिए। अब चार्ज तो जान लिए क्या होता है, लेकिन इस चैप्टर में एक फर्स्ट, मतलब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बेसिक चीज है जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी चाहिए, कि अगर तुम्हारा जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो रेस्ट पे प्रेजेंट है, तो वो क्या जनरेट करेगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। हर किसी को पता है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। रेडियल डायरेक्शन में, आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन अगर इसी सेम चार्ज को हम वी वेलोसिटी से मूव करा दें वी वेलोसिटी से, तो क्या इफेक्ट शो होगा? तो यहाँ पे क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा? तो हुआ क्या, जैसे ही हमने इस वी वेलोसिटी से इस चार्ज को मूव करा दिया, ठीक है, तो ये देखने को मिला कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब हुआ क्या कि जैसे अब हमने इसको भी वेलोसिटी से मूव करा तो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला। अब होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है और जो कई सारी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। लेकिन अब एक और ऑब्जर्वेशन कि मान लो किसी ने मुझसे पूछा कि भैया चलो इसको एक्सेलरेट कर दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस क्यू कूलम चार्ज है, ठीक, इसको मैंने वी वेलोसिटी से आगे नहीं भेजा, आपके बाद मैंने एक्सेलरेशन दी थी इसमें, ठीक है। तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, लेट से ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हमने इफेक्ट देखा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ईएम वेव शो करने लगा, ठीक है, चैप्टर का नाम है ना, हाँ। तो क्या हुआ कि अब यहाँ पे बेसिकली देखने को क्या मिल रहा है कि जो चार्ज है तुम्हारा वो बहुत बेसिक चीज है पहली बात तो, और इन्हीं चार्ज के अलग अलग मोशन पे, अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमारे जो है चैप्टर्स डिवाइड किए गए। तो अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, नाम ही से जानना को मिल रहा है कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक, मतलब कोई चीज होगी जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए कि करंट फ्लो करता है वायर के अंदर। तो क्या अब उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई वायर है, आई, आई एक वायर है जो कि आई करंट फ्लो कर रहा है उसमें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंपास निडल रख दी, ठीक है, कंपास रख दिया। अब देखने को ये मिला कि निडल डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये किसने किया था? ये ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट है। हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर में आता है उसका नाम है ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट है कि हमने कोई वायर लिया जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा था, और उसके पास हमने कोई कंपास निडल रख दी, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस निडल में डिफ्लेक्शन शो होने लगा,
ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन था किनका, ऑर्स्टेड का। तो ये अब कंक्लूजन क्या हुआ, इन्होंने ऑब्जर्वेशन तो ये दिया कि व्हेन वी प्लेस द कंपास नीडल नियर अ करंट कैरिंग वायर सो दिस कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन। सो ये अब इन्होंने कंक्लूड क्या किया, इससे इनकी ऑब्जर्वेशन से इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया कि हेंस जो हमारा करंट कैरिंग वायर है शोज मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ मींस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इनका कंक्लूजन ये था ऑयस्टेड का कि अगर हमने कोई करंट कैरिंग वायर ली, उसके पास मैग्नेटिक निडल रखा, ठीक है, तो वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो हमारा करंट कैरिंग वायर है इसके अंदर बेसिकली फ्लो क्या कर रहा है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो फ्लो कर रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे देखा नहीं हमने कि अगर v वेलोसिटी से हमने इसको क्या किया, v वेलोसिटी से मोशन में अगर ये आया तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। यही चीज जो है ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से शो करी और फिर यहीं से जो है मैग्नेटिज्म की जो है शुरुआत हुई थी। मतलब मैग्नेटिज्म मतलब हमको ये पहले पता था कि हमारे पास अगर कोई लेट से बार मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है, उसके पास नीडल रखोगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, ये हमको पहले से पता था। लेकिन ऑस्टेड ने क्या देख लिया कि भाई साहब यहाँ पे हमारा वायर है, आसपास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट है, मैग्नेट नहीं प्रेजेंट है, तो ये कंपास निडल क्यों डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो पता ये चला कि भाई साहब ये जो वायर है ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। यहाँ से ये कंक्लूजन, यहाँ से इन्होंने ये कंक्लूड किया। तो ये तो हमारा बेसिक जो हो गया, बेस हो गया इस चैप्टर का कि ये चैप्टर जो है बेसिकली समझाने के चाह रहा मतलब है क्या इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस चैप्टर का सेकंड जो टॉपिक, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टॉपिक था, सेकंड जो टॉपिक है हमारे पास वो है आपका बायोट सावर्ट लॉ। बायोट अलग साइंटिस्ट है, सावर्ट अलग साइंटिस्ट है, इन्होंने जो है लॉ दिया। अब लॉ का जो है ना कोई डेरिवेशन नहीं होता, ठीक है, हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्म देंगे इसको बाय प्रोपोर्शनैलिटी साइन। मतलब हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा चीजें कि भाई ये हो रही है, ये हो रही है, तो हमने वहां से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करके दिया। बट लॉ का कभी भी कोई भी डेरिवेशन या प्रूफ नहीं होता, लॉ इज लॉ, ठीक है। तो अब जो हमारा लॉ आने वाला है बायोट सावर्ट लॉ, इसको मिटाते हैं, फिर बायोट सावर्ट लॉ देखते हैं कि क्या है वो चीज। इस वीडियो में हम खाली बायोट सावर्ट लॉ देखेंगे और करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं कि क्या है, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स लास्ट में, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको। तो बायोट सावर्ट लॉ अब स्टार्ट करते हैं। बायोट सावर्ट लॉ क्या कह रहा है, बायोट सावर्ट लॉ ना अब एप्लीकेबल किसके ऊपर है, ओनली वैलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ओनली वैलिड फॉर स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर वैलिड है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। अब ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट क्या वो बता रहा है। हाँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास वायर है, ठीक है, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मैं लेट से माना कि ये एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पे क्या तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, तो इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ना वो इस लॉ से नहीं निकल सकता, इस लॉ को हमको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब ये जो लॉ हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक क्लास में आएगा, उसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एक फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा, उससे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इस लॉ से डायरेक्ट आप यहाँ पे पूरी करंट कैरिंग वायर से जो है हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल करंट कैरिंग वायर का जो है हमारा मतलब डेरिवेशन का कह रहे हैं, बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक वायर ले लेते हैं। अब ये वायर जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो, कैसा भी हो, हमने कोई वायर लिया, ठीक है। अब इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है और मुझे इस पॉइंट पे पी पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या होगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे हम इस वायर से एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, ये एलिमेंट बहुत छोटा होता है, छोटा सा डीएल एलिमेंट, इसके अंदर करंट तो आई फ्लो कर रहा है, तो इसे ही आईडीएल, ये पूरा एक वेक्टर है ना, आईडीएल इस पूरा एक वेक्टर है। तो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट का मतलब क्या है कि स्मॉल एलिमेंट आपका जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है, हमने एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो भी छोटा होगा, तो हमको ये निकालना है। और जब हमको पूरी वायर से निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड तो इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा पूरा, ठीक है। तो उसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो उसको बात बताते हैं, पहले ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, आइडियल, यहां से हमने इस पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे हम निकाल बताते हैं कि जो डीबी है एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r² के। अब यहाँ पे आर क्या है,
ये आर डिस्टेंस ये रहा, ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से, इस करंट एलिमेंट से ये जो पी पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जैसे हमारे पास एक कुलम्स लॉ था, कुलम्स लॉ पे 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो वो सेम यहाँ पे भी है कि जो डीबी है आपका, मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है बाय स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। उसके बाद क्या है कि अगेन जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है बाय स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइन थीटा क्यों? बिकॉज अगर आपकी वायर ये रही, ये एक्सपेरिमेंटली आया, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे होता, ठीक है, तो हमारा जो आपका आंसर जो आता मैग्नेटिक फील्ड का, वो जीरो आना था। मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे नहीं होगी, तो अगर यहाँ पे हम साइन जीरो पे वैल्यू रखेंगे ना, तो हमारा जीरो आता है। लेकिन अगर सेम अगर हम यहाँ पे कॉस लेते, कॉस कंपोनेंट लेते, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 1 आती, बट हमको पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे साइन एलिमेंट लेते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटली आया है, इसका ये जो आपका साइन थीटा है वो एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड किया कि भाई यहाँ पे अगर हम जो पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट पे जो वायर की एक्सियल लाइन में होगा, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमको नहीं देखने को मिली, तो इस वजह से हमने साइन कंपोनेंट लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आईडीएल के। ये क्या है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब इन सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dB इज इक्वल्स टू, अभी तो इज इक्वल्स टू नहीं लगाते, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL, और ये क्या है, साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो सबको पता है कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट जो आता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आई है, ये dl, ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आता है, ये एक्सपेरिमेंटली आया है, ठीक है, बायट-सावर्ट लॉ से। अब जब हमको बोर्ड में ये सारी चीजें लिखनी होंगी तो आपको अपने आप से बना के लिखना होगा कि दिस लॉ इज गिवन बाय, ठीक है, बायट एंड सावर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमने एक वायर लेनी है, ठीक है, वायर का नाम दे देना। उसके बाद हमने टेकिंग दी आइडियल स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, विच इज फ्रॉम आर डिस्टेंस फ्रॉम दी एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट। फिर ऐसी सारी चीजें जो है हमको पता है कि 1/r स्क्वायर होता है, फिर साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर इसको कंबाइन करके फाइनली हमने ये निकाला। तो ये आपको लिखने काम तो आपका है, ठीक है, लेकिन कैसे आ रहा है वो ये ऐसा है, ठीक है। अब इसको जब हम फुल इंटीग्रेट करते हैं ना, तो जो एक्सप्रेशन आता है, फिर उससे हम पूरी वायर से, पूरी जो वायर है, फॉर एग्जाम्पल ये वायर है, अब ये वायर एक सेगमेंट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो इस सेगमेंट से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो क्या होगी, या कोई इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे निकालेंगे, तो वो अब है इसको मिटाने के बाद फिर वो देखने वाले हैं कैसे होगा। और इंटीग्रेशन जो है हमारे सिलेबस में नहीं कि हम इसको इंटीग्रेट करके दिखाएंगे कैसे वो आ रहा है, वो हमको जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली याद करना रहता है, फिर वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए जो है काम आता है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लें, फिर इसको आगे करते हैं। तो अब हम जो है वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं, बायट-सावर्ट लॉ से जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया, मतलब जो निकाला, उससे हम जो है देखने वाले हैं कि वेक्टर फॉर्म, उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, ठीक है। तो हमने देखा कि dB जो होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म था। उसके बाद आया था IDL, और ये वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वेक्टर लगाया तो जो साइन थीटा था वो हट जाएगा, और ये पूरा वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका नीचे r3, और यहाँ पे जो आ जाएगा वो आएगा r, ये क्रॉस। अब ये आया कैसे, ये वेक्टर फॉर्म है, ये है क्या, ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब ये जो वेक्टर फॉर्म वो आई कैसे, तो बेसिकली हमको पता है कि जो फॉर्म ये होती है कुछ इस प्रकार होती है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आई डी एल, और फिर इसके बाद साइन थीटा लगाते हैं आप, ठीक है, उसके बाद में आर स्क्वायर। अब एक चीज जरूरी जानना होता है कि एक चीज बहुत जरूरी जानना है, वो है वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम आर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर ऊपर कैप, आर और कैप, ठीक है, तो ये हमारे यूनिट वेक्टर ऐसे डिनोट करते हैं। अब होता कि ये आता कैसे, तो हमने पूरा एक वेक्टर ले लिया, ये आर, इसके अंदर क्या है ना, ये जो आर, इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन भी है और प्लस मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अब ये निकालेंगे कैसे,
तो होता क्या है ना, ये जो आर है आपका, इसको हम कैसे करेंगे, इस आर को अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो बचेगा क्या, खाली डायरेक्शन। तो वो जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 1। कैसे, क्योंकि आपने जो मैग्नीट्यूड है आर का, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, और जो मैग्नीट्यूड है उसी से आपने डिवाइड कर दिया, तो बचा क्या, खाली डायरेक्शन। तो वही होती है यूनिट वेक्टर, जिसका यूनिट मींस 1, तो उसका जो मैग्नीट्यूड हुआ 1 और वो सिर्फ डायरेक्शन को दिखाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो आर है इसको हम इस फॉर्म को एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे, इसको ऐसे लिख दो आप कि dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, आइडियल तो लिखे रहने दो। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख दो आर कैप, ठीक है, तो क्या बचेगा नीचे, सिर्फ आर स्क्वायर। कैसे, हमने क्या किया, ये जो है इसको हम चाहे तोड़ के लिख दो ऐसे, इसको चाहो तो तोड़ के ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, आइडियल है, आइडियल को आइडियल लिख दो, और जो आर है तुम्हारा इसको तुम ऐसे आर कैप और ये ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास क्या है, आर क्यूब, ये सब वेक्टर वो है पूरा मैग्नीट्यूड। तो एक आर से एक आर गया तो स्क्वायर बचा, और ये जो चीज है ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं सेम। तो यूनिट वेक्टर हो गया, खाली यूनिट वेक्टर बचा, यहाँ आर स्क्वायर बचा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखा, सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में लिखा। अब ये जो है ना, ये जो हमने ये फर्स्ट पहले एलिमेंट लिखा फिर ये लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसी से हम डायरेक्शन डिराइव करते हैं, ठीक है। होता क्या है, डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर है आई, ठीक है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है कि डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नीट्यूड तो चलो अभी निकालना सीखेंगे कि पूरी वायर से कैसे मैग्नीट्यूड निकलता है, लेकिन अब हमको डायरेक्शन निकालना कैसे निकालोगे। तो होता क्या है, जो हमारी ये जो फर्स्ट वेक्टर होता है उस वेक्टर के अलावा हमको 4 फिंगर राइट हैंड की 4 फिंगर रखनी रहती है। जैसे ये हमारा वायर है तो हमने यहाँ पे 4 फिंगर रखा, और ये जो आर है उसकी डायरेक्शन में थप्पड़ मारना होता है, ठीक है। कैसे, ये लो और ये तो थप्पड़ मारो, तो ये जो थंब यहाँ आपका डायरेक्शन शो करेगा वो आपका डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे। कैसे, फिर से ये हमारा क्या है, फर्स्ट वेक्टर के पास हमने 4 फिंगर रखा, और उस तरफ हमने अपना फिंगर को अलाइन कर दिया जिस तरफ हमारा आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर, और इसी तरफ हम थप्पड़ मारेंगे यूं। तो जो हमारा थंब होगा, थंब वो हमारा डायरेक्शन दे देगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, बाहर है। अब एक और तरीका होता है, एक और तरीका क्या होता है, उसमें हम ये वेक्टर नहीं देखते, उसमें सीधा हम देखते हैं ये हमारा एलिमेंट है, करंट कैरिंग एलिमेंट, उसमें हम खाली जैसे ऐसा ऐसा हम रोल करते हैं अपना फिंगर को इस तरह से, ये हमारा करंट है, उस तरफ थंब है हमारा, और हम इस फिंगर को ऐसे रोल करेंगे यूं, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये जो जिस तरफ ये जो हमारा 4 फिंगर जिस तरफ बाहर की तरफ जाएगा ना, जैसे इधर की तरफ हम रोल करेंगे तो फिंगर बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये क्या है, डायरेक्शन बाहर की तरफ फिर आ गई, देखो ऐसे यूं। तो जब हमने रोल किया तो जो फिंगर है वो बाहर की तरफ जा रही है, तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ है। चाहो तो इस तरह से करो, चाहो तो रोल करके करो, ये बहुत फेमस है वैसे, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये जो है ना बेसिक इलेवंथ में पढ़ा जाता है कि अगर दो वेक्टर क्रॉस वेक्टर्स हैं तो उसमें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ हम अपना 4 फिंगर रखते हैं, और उस तरफ अपनी 4 फिंगर को अलाइन करते हैं जिस तरफ हमारा सेकंड वेक्टर है, और उस तरफ हम थप्पड़ मारते हैं। तो जिस तरफ आपका थंब जो डायरेक्शन शो करता है वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन, और ये वेक्टर फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म को चाहे तुम इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, बात एक ही है। बस ये ध्यान रखना कि यूनिट वेक्टर होता है क्या है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर है, उसको हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो वो जो वेक्टर हमारा जो डायरेक्शन खाली बचता है उसी हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, खाली डायरेक्शन कंटेन करता है, ठीक है। अब ये तो हमारा बेसिक फॉर्म हो गया। अब उसके बाद इसको मिटाते हैं, और फिर वो जो हम बात कर रहे हैं कि हम इस पॉइंट पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास लेट से कोई वायर है, ठीक है, उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब ये हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट मांगते हैं, मतलब ए और ये बी, और ये वायर है ए और बी, वायर ए से लेके बी तक वायर है, आई करंट फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर, ठीक है, ए बी वायर। अब इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम इस पॉइंट को जरा ऐसे जोड़ देते हैं, ए पॉइंट से बी को ए पॉइंट से जोड़ो, और बी को एक सेकेंड, हाँ बी को ऐसे जोड़ो, ठीक, ये जोड़ दिया, और स्ट्रेट ये इस वायर से डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर वो है आर, ठीक है। अब ये है हमारे पास, हमने ये एंगल माना ये अल्फा है, ये एंगल माना मैंने बीटा। मैंने क्या किया, मुझे इस वायर से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से आर था हमारा, अल्फा मैंने ऊपर वाला एंगल ए और बी, और यहाँ पे लेट से लेके पॉइंट पी होगा ओ होगा, तो ओ और पी के बीच में जो ये जो हमारा आर्क बन रहा है ए पी ओ, ठीक है, ये एक रे और ये एक रे, तो हमारा एक पूरा वो बनेगा ना एंगल, आर्क नहीं सॉरी एंगल,
तो ये अल्फा बना और नीचे बीटा बना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है बायोट सावर्ट लॉ से हमारा डायरेक्ट जो आंसर आता है वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, ठीक है। यहाँ पे आएगा आर, यहाँ आई, यहाँ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि हमारे पास जब हम बायोट सावर्ट लॉ लिखते हैं तो वो आता है ऐसे म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, सारे करंट कैरिंग एलिमेंट को इंटीग्रेट किया जाएगा तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपका डीबी है ना, ये प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, और ये जो है बी, ये प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के, ठीक है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे ना बी और आर का, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का, तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये बात ध्यान देंगे, ठीक है। ये जो है हमको लर्न करना है, इसको तो मतलब लर्न, ठीक है। अब इसमें इससे हम कैसे करेंगे आगे सॉल्व। तो होता क्या है कि जब हम बात करते हैं फॉर इनफाइनाइट वायर, ऑब्वियसली बात है इस वायर के अंदर करंट होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी तो ये चैप्टर पढ़ना है। तो ये इनफाइनाइट वायर है, इस पॉइंट को पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर ये पॉइंट इंफिनिटी पे होता, ठीक है, ये पॉइंट बी पॉइंट इंफिनिटी पे होता, तो ये एंगल अल्फा जो है वो किसको टेंड करता भाई, 90 को, ठीक है। बीटा जो है किसको टेंड करता, सेम 90 को। मैंने इक्वल टू माना है पर ये टेंड कर रहा होता है 90 को, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट 90 पुट करेंगे तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा क्या बनेगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, और ये जो हमारा साइन है, ठीक है, अल्फा, इसमें एंगल 90 पुट करेंगे तो साइन 90, हाँ सही बोला 1, ठीक है। फिर से साइन बीटा है, बीटा की जगह 90 पुट करेंगे, फिर से सही बोला 1, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, और ये हो गया 2, अब 2 और ये कटा तो क्या बचा, नीचे 2 बचा। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका, ठीक है। किसका, फॉर इनफाइनाइट वायर। अगर आपकी वायर इनफाइनाइट है, अब इनफाइनाइट जो वर्ड है ना वो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड पे अगर बहुत छोटा सा माइक्रो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो पढ़ते हैं ना, वो मान लो छोटा सा अमीबा रखा हुआ है, तो उसके लिए ये पूरा बोर्ड तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मेरे लिए इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई चींटी है वो चल रही है, अगर उसको मैं बोलूँ जैसे यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, तो वो जो डिस्टेंस होगा दिल्ली से लेकर मुंबई का डिस्टेंस उस चींटी के लिए इनफाइनाइट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एयरप्लेन से कवर कर रहे होंगे हम, तो हमारे लिए इनफाइनाइट तो है, रिलेटेबल। तो इन्फिनिटी की रिलेटेबल टर्म, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेम यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अब ये जो बीटा है ये यहाँ पे है, ठीक है, इसको बना के देख लो चाहे, तो कुछ इस प्रकार है। ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है कुछ इस प्रकार है कि ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी पे है, ये पॉइंट बी है आपका, और ये जो अल्फा है ये 90 है। तो जो बीटा आपका वो तो 0 है, बीटा जो है आपका जो एंगल बीटा था ये वाला, ये तो 0 है, 0 को टेंड करेगा, लेकिन जो एंगल अल्फा है वो तो 90 को टेंड कर रहा है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे ना, बी वैल्यूज पुट करके देखो, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आया, उसके बाद साइन 90 1, अब यहाँ पे साइन 0 0, बहुत बढ़िया। तो आया क्या हमारा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई d, या सॉरी r डिस्टेंस है ना, तो r। तो यहाँ पे देखने मतलब यहाँ पे क्या चीज हमको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब हमने इनफाइनाइट वायर लिया तो हमारा आया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, और जब हमने सेमी इनफाइनाइट लिया तो आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, आधा हो गया। अगर हम सेमी इनफाइनाइट वायर के बारे में बात करें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आधा होगा इनफाइनाइट वायर के कंपैरिजन। और ये बात हमको समझ भी आ रही है, मतलब थोड़ा अगर फील करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि भाई ये वायर इनफाइनाइट ऊपर से ऊपर नीचे दोनों इनफाइनाइट जा रही है, तो हमारा ये आ रहा है। और अगर खाली हमने यहाँ पे इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, ऊपर वाले को इनफाइनाइट भेज दिया, तो हमारे लिए एंगल ही 0 हो गया, और हमारा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया वो इसके डबल आया,
ठीक है, अब ऐसे ही पता है आगे क्या होगा, जब हम आर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हमारा रिंग है ये, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और जो पूरा रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इसी तरह का रिलेशन होगा, ठीक है, सेंटर पे, ठीक है। तो अभी वो इसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो थी वो रह गई थी, बार्ट-सावर्ट लॉ में बतानी थी, जो बता रहे थे, तो इसको मिटा देते हैं पहले। अच्छा ये फॉर्मूला जरा नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज ये यहाँ बता देते हैं कि म्यू नॉट बतानी भूल गए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब ये म्यू नॉट होता क्या है, ठीक है, म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी तो माफ कर देना। तो परमिएबिलिटी जो होता है ना, उसका मतलब होता है परमिशन, मतलब किसी चीज को अलाउ करना। अब वो कौन सी चीज है, बात कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पॉइंट पे जो लगेगी, मतलब जो, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स दोनों अलग चीज है, ठीक है ना, वो भी बाद में पता चलेगा क्या है। जैसे हम यहाँ पे बात करते नहीं थे, जब F इज टू क्यू ई होता है, F इज टू क्यू ई होता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये चार्ज था, लेकिन सेम यहाँ पे हम अगर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे ना, तो हम ये नहीं लिख सकते कि आप Q मल्टीप्लाई बाय B कर दो, ये रॉन्ग है, ये सही है लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है। हाँ, तो बात क्या चल रही थी कि हमारे पास परमिएबिलिटी का क्या मतलब है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वायर है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये जो दोनों चीजें, पॉइंट और ये वायर, दोनों सेम मीडियम में, एयर में है। अगर यही वायर मैं पानी के अंदर ले जाऊं, और पानी के अंदर ही पॉइंट, मैंने एक पॉइंट से मान लिया कि ये पॉइंट पानी में, ये भी पानी में वायर, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, वहां पे क्या करते हैं ना, ये तो है हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जो आपका वैक्यूम होता है और जो एयर होता है, लगभग उनकी परमिएबिलिटी लगभग सेम होती है, ठीक है। तो हम वहां पे क्या करेंगे, जो हमारा परमिएबिलिटी मीडियम का होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे बार्ट-सावर्ट लॉ में, जब वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर कर देंगे। म्यू आर क्या है, ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब आपका म्यू आर जो है मीडियम का जो परमिएबिलिटी, जो जैसे वाटर का परमिएबिलिटी, वाटर के केस में वाटर का परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय किसका, एयर का, फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी, वो होता है म्यू आर। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव मतलब कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देख रहा है, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में, एयर की जो परमिएबिलिटी है उसके रिस्पेक्ट में हम वाटर की परमिएबिलिटी देख रहे हैं, तो कितना गुना होगा, वो इसका सेंस बनता है यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी का। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ये डायमेंशनलेस होगा, क्यों, ऑब्वियस सी बात है, इसका जो यूनिट होगा और इसका जो यूनिट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो ये डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है। अब जो हमारा बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी यूनिट क्या होती है, तो इसको यहां लिख लिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड इसकी यूनिट क्या है, तो वो होती है टेस्ला, एसआई यूनिट, टेस्ला एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट होती है गॉस, और 1 टेस्ला जो होता है ना 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब परमिएबिलिटी की यूनिट के बारे में बात करें, तो परमिएबिलिटी की यूनिट आप निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिख दिया जा रहा है टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला देखो, जैसे इस वाले फॉर्मूले की बात करें तो ये तो डायमेंशनलेस है, आई एम्पियर होता है, इसकी निकालनी है, ये आपको पता है टेस्ला, तो टी इधर लिख दिया, ये क्या है म्यू, इसकी निकालनी है, आई एम्पियर होता है तो एम्पियर नीचे डिवाइड जाएगा, ये चीज यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगी, 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है आर मीटर्स में होता है, तो देखो टेस्ला मीटर एम्पियर, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ये क्या है ऐसा यूनिट है। बार्ट-सावर्ट लॉ में देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये आर स्क्वायर बोलोगे आर स्क्वायर चला जाएगा इधर, मैंने कहा चलो ठीक है, तो मीटर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे मीटर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, बिकॉज आपने यहाँ पे करंट एलिमेंट लिया रखा है, तो डिवाइड करोगे तो बेसिकली यहाँ पे मीटर ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ मीटर बचा आपका, ये आई इधर चला जाए, मतलब डिवाइड में चला जाएगा, तो एम्पियर और मीटर, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर किसकी ऐसा यूनिट है, आपकी म्यू नॉट, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। तो जब फॉर्मूले में जब हम जैसे फॉर एग्जांपल बार्ट-सावर्ट लॉ है, ठीक है, ये रहा, इसमें अगर मुझे वैल्यूज पुट करनी है, जैसे म्यू नॉट की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं कैसे मतलब म्यू एम की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे पहले तो मैं ऐसे लिखो बी एम इज इक्वल्स टू म्यू एम आई
डी एल साइन थीटा, और सब तो सेम है, ठीक है जी हाँ। लेकिन जब हम इसके जब हमको कैलकुलेशन करना होगा तो इसकी वैल्यू तुमको याद नहीं, क्योंकि म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये वैल्यू है क्या, टेस्ला मीटर एम्पियर, ये वैल्यू होती है म्यू नॉट की, क्योंकि 4 पाई जो होता है आपका ये मल्टीप्लाई चले, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁷, ठीक है। म्यू नॉट मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, 4 पाई मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या वैल्यू, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू, जो कांस्टेंट टर्म ये है इसका वैल्यू। अब जब कैलकुलेशन आएगी ना तो हमको इसकी वैल्यू तो पता नहीं म्यू की, तो हम इसके टर्म्स में लिखेंगे कि इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे म्यू आर से, और फिर इसके बाद हमारा जो हमारा आंसर है, क्योंकि म्यू आर की वैल्यू रिलेटिव जो है क्वेश्चन में दी जाएगी फिर, ठीक है। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करके इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे, म्यू आर की म्यू एम की जगह ये पुट कर देंगे, फिर इसके बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा, और सब कैलकुलेशन में दे रखा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो कैलकुलेशन है, मतलब न्यूमेरिकल पर्पज से थ्योरी वाला एस्पेक्ट जो है कवर हो गया। अब जो अभी अभी इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा मैग्नेटिक फील्ड, हम एक्सियल लाइन पे रिंग की निकालेंगे और उसके सेंटर पे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स को एक साथ कवर करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स और फिर जो हमारे रिंग के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको, ठीक है। तो करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं वही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ रिंग, करंट कैरिंग रिंग, मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग रिंग, ठीक है। ये लेट्स हमने एक रिंग ले ली, आई करंट इसमें जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसके सेंटर से लेके इस पॉइंट पी पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई इस रिंग के द्वारा, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इस रिंग के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है, सही। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ करते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि ये आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमको करंट एलिमेंट लेना होगा। वो करंट एलिमेंट क्या होगा, पहला हमने करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये रहा आइडियल करंट एलिमेंट, ये है इधर आइडियल करंट एलिमेंट, ठीक है। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इस पॉइंट से की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, ये, और ये जो एंगल होगा ना इस पॉइंट पी पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, बहुत लोग को डाउट आता है, आना चाहिए, बता रहे। ये 90 डिग्री है, लग नहीं रहा है लेकिन है। और ये जो है ना, ये करंट एलिमेंट कुछ इस प्रकार है, ये ऐसा है कुछ, ठीक है। तो ये भी है 90 डिग्री। अब कैसे ये हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, एक सेकेंड, बस ये हमने एंगल थीटा लेट किया, पहले हम तैयारी कर रहे हैं कि हमने जब भी डेरिवेशन करनी होगी, जैसे हमको ना बोर्ड में डेरिवेशन आती है कि भाई ये रिंग है, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विच इज फ्रॉम सेंटर, सेंटर से एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पहले तो रिंग लेनी है जिसके अंदर आई करंट फ्लो करेगा, आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट एक टॉप से लेना है, एक बॉटम से लेना है, क्यों, क्योंकि हमको आगे जाके सिमेट्रिसिटीज दिखानी है और फिर वहाँ पे हमको कैंसिल आउट करना है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद ये जो है डीवी एलिमेंट आएगा, करंट एलिमेंट, किसकी वजह से, इस करंट एलिमेंट्स की वजह से ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, ठीक है। ये पॉइंट पी तक डिस्टेंस एक्स है, ये जो हमने डिस्टेंस दे रखा है ये एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है ये आर है, आर डिस्टेंस में, ठीक। और ये जो रिंग है इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर वो स्मॉल आर, ठीक है। तो ये जो आर, ये जो एक्स होगा ना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू एक्स की जो वैल्यू होगी हमारी पाइथागोरस से, वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी, क्यों 90 डिग्री, ये आर स्क्वायर, ये आर, ये स्मॉल आर है कैपिटल आर, तो एक्स की वैल्यू हाइपोटेन्यूज में है आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है। अब करने क्या वाले हैं, देखो ये तो सेटअप था हमारा, अब समझाते हैं। होता क्या है, हमारे पास रिंग होगी,
रिंग के सेंटर से एक्सियल पॉइंट पे पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हमको यहाँ पे एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट लेने पड़ेंगे स्मॉल स्मॉल। एक आइडियल लिया, एक आइडियल ले लिया, ठीक है, टॉप और बॉटम से। क्यों ले रहे हैं टॉप और बॉटम से? तो देखो इसको समझाने के लिए ना, ऐसा एक ये समझो रिंग है हमारे पास, ठीक है, ये ऐसा रिंग है, ठीक है। अब होगा क्या कि हमने इस रिंग को इस प्रकार से रख रखा है और इस प्रकार से इसके सेंटर से एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे यहाँ पे दे रखा है डायग्राम पे, देखो ऐसा इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि हमने यहाँ पे एक टॉप से और एक बॉटम से करंट कैरिंग एलिमेंट लिया, ठीक है, एलिमेंट माना। इस टॉप से ये करंट कैरिंग एलिमेंट, क्योंकि इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये रहा हमारा करंट का डायरेक्शन। देखो अंदर की तरफ जा रहा है, ये जो है ना, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है। ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है ये 2D डायग्राम है, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये 90 कैसे, ये 90 कैसे, ये 90 कैसे। तो समझो ये जो है ना बोर्ड के अंदर जा रहा है कुछ इस प्रकार, ऐसे ये बोर्ड के अंदर जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो हमने एक्स डिस्टेंस माना है, इस पॉइंट पर हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो होगा एक्स डिस्टेंस कुछ ऐसे होगा। जैसा एक और मार्कर चाहिए, एक सेकेंड, जैसे ये रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है, ये हमारा हमने ले लिया एक्स डिस्टेंस, ये हमारा है एक्स डिस्टेंस, ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस पे है, ये हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट है ऐसा, ठीक है। अब ये देखो, ये देखो 90 डिग्री दिख रहा है तुमको यहाँ से, अब दिख रहा होगा तुमको 90 डिग्री अच्छे से, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये तो 90 डिग्री समझ आ गया कि भाई यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 90 डिग्री पे होगा। अब ये आपको कैसे पता चला? तो ये जो है ना, ये आप बायोट सावर्ट लॉ से देख सकते हो। बायोट सावर्ट लॉ क्या कह सकता है, क्या कहता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। सही लिखा है जी हाँ। अब देखो होगा क्या, ये बायोट सावर्ट लॉ मैग्नीट्यूड वाइज है, मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। एक सेकेंड, मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। म्यू नॉट I dl क्रॉस आर वेक्टर, ये आइडियल वेक्टर अपॉन में आर क्यूब 4 पाई। ये समझा चुका हूँ आर क्यूब क्यों आता है। यहाँ चाहो तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज आर कैप लगा सकते हो यहाँ पे, लेकिन फिर आर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये किसके क्रॉस प्रोडक्ट से आता है? देखो क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट है। क्लास 11 में क्या होता है कि अगर हमने दो वेक्टर, हमने पढ़ा है वहाँ पे कि क्लास 11 में हमने दो वेक्टर ले लिए, जैसे हमने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो हमारे जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे हो, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब तुमने पढ़ा होगा कि भाई अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था तो जब भी हमको उनका वो निकालना होता था एंगल, तो कैसे करते थे हम लोग? क्या करते थे कि जो दो वेक्टर हुआ करते थे ना, उसके जैसे ये वेक्टर इसके इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते थे तो हमारा आंसर 0 आता था, तो फिर वहां से हम एंगल निकाला करते थे, याद है। तो होता क्या है कि ये दोनों जो है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है वो 90 डिग्री होता है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो उनको याद करना पड़ेगा कि अगर हमने कोई दो वेक्टर लिए और उन दो वेक्टर को हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया उसका, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो है ना परपेंडिकुलर होगा। अब ये तो 2D डायग्राम इसलिए लग रहा होगा ये दोनों सेम है, पर मैं दिखा चुका हूँ कि भाई उनकी डायरेक्शन ही बहुत अलग है, इनकी डायरेक्शन ही बहुत अलग है। देखो कैसे, देखो कुछ इस प्रकार है, एक पेन और जरूरत होगी। तो देखो कुछ इस प्रकार है। होता क्या है कि ये देखो, ये हमारा है, पहली बात तो इसको ऐसे ले लो, और एक सेकेंड, ये हमारा करंट कैरिंग, ये हमारा है करंट कैरिंग एलिमेंट अंदर की तरफ। ये हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे एक्सियल ले लिया, तो ये तो 90 डिग्री समझ आया तुमको। अब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे, समझ रहे हो। देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है, तो इसके तो परपेंडिकुलर है ही, इसके परपेंडिकुलर ही है ही, और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। देखो तो ये जो चीज़ है कुछ ऐसे बनती है, ऐसे आती है ये, तो ये तीनों के परपेंडिकुलर निकलती है। और पता है ये तो हमने एक ऊपर से एलिमेंट लिया, सेम ऐसे नीचे से लोगे, और हर जगह से जब तुम ऐसे एलिमेंट लोगे हर जगह से लोगे। देखो रिंग तो कुछ इस प्रकार से रखी है हमने, ऐसा रिंग रखा है, ये हमारा करंट एलिमेंट अंदर की तरफ, ये हमने ले लिया एक्सियल पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ना हर पॉइंट से ना, हर रिंग के हर पॉइंट से हम करंट एलिमेंट ले सकते हैं, और सबका ना ऐसे सर्कल बनेगा, ऐसे ऐसे यूं सर्कल बनेगा। फिर वहां पे हमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट साइन का आगे लेना पड़ेगा, कॉस का ऐसे लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेके फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपोनेंट लिए, दो कंपोनेंट्स हम ये दिखाएंगे कि हमारा आगे जो होगा चीजें कैंसिल आउट होंगी, ऐसे सिमेट्रिकली सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को ऐसे कैंसिल आउट करेंगे, और कुछ जो है ऐड ऑन करेंगे, फिर जाके हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सियल लाइन पे आता है, ठीक है। तो ये करके देखते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि हमने एक वायर लिया था, ये बाहर की तरफ आ रहा था करंट एलिमेंट, वो अंदर की तरफ आ रहा था, ये एक्स है, ये 90 डिग्री है, ये आपका है डीबी, ठीक है। अब ये जो डीबी है इसके अलोंग इस डायरेक्शन में हमने ये थीटा माना है, ये 90 है, पता चल गया कैसे, हाँ। अब ये
90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, ये दोनों को जब तुम क्या नाम कंपोनेंट लोगे तो क्या होगा, db sin। अब भाई साहब बहुत लोग db sin थीटा कैसे हो गया, तुम लोग बोलोगे cos कंपोनेंट आना चाहिए ना, लाइन क्या नाम नहीं, 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तुम कह तो सही रहे हो कि cos थीटा, तो थीटा यहाँ पे एंगल जो तुम्हारा है ना 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, sin थीटा सॉरी sin थीटा हुआ, तो सेम ऐसे ही, एक तो ये हमने इसका साथ किया, सेम इसके साथ होगा ऐसे ही ऐड। और जब हम यहाँ पे cos कंपोनेंट लेंगे ना, तो cos कंपोनेंट सारे एलिमेंट जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये देखो ये cos के नीचे आएगा, पर आना चाहिए था यहाँ पे साइन, पर साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये और ये कैंसिल आउट हुआ। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स, यहाँ पे हम कई सारे एलिमेंट्स जब लेंगे तो सारे एलिमेंट सिमेट्रिकली, ये जो cos वाले कंपोनेंट है सब कट जाएंगे, साइन वाले सारे ऐड ऑन हो जाएंगे, तो हम ऐसे करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना होगा, देखो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली कि यहाँ पर रहेंगे, आर रेडियस की है, आई करंट दौड़ रहा है, करंट करेंगे एलिमेंट एक ऊपर से लेना है, एक ऊपर से लेना है, एक नीचे से लेना है, हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको जोड़ना है, इस पॉइंट को, जैसे लेट से पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए को जोड़ना है यहाँ पी से, बी को जोड़ना है पी से, फिर उसके बाद ये एक्स डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस है, एक्स की वैल्यू आपको पता है पाइथागोरस से, ये 90 है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर ई थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब ये तो साइन थीटा का वैल्यू है, ठीक है, लेकिन ये देखो आपका जो हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो समझ आ गया। अब हम जो है यहाँ पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ क्या कह रहा है भाई, कि जो dB होता है आपका वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा। अब भाई साहब फिर गलती होगी यहाँ पे, एक और गलती क्या होगी, अब यहाँ पे जो ये तो होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यों भैया, डिस्टेंस ये लिया हमने, ये डिस्टेंस नहीं लिया, ये डिस्टेंस लिया है, इसके अलाउंट तो निकालना है हमको, ठीक। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल है ना, ये वाला नहीं है, ये थीटा सिमेट्रिकल, ये भी थीटा हमने माना हुआ है, ये लेट किया है, ध्यान देना, ये थीटा ये नहीं है, ये थीटा जो है ये वाला है, ये हम जब भी बायोट सावर्ट लॉ में देखते हैं एंगल रखते हैं, साइन थीटा रखते हैं, तो वो आइडियल और आर के एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक्स है तो एक्स के बीच में रखते हैं, यहाँ पे 90 दे रखा है, तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 होती है, तो यहाँ पे 90 थीटा की वैल्यू 90 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये थीटा यहाँ से हटाओगे भैया। अब क्या है ना कि जब हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा, यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ ये आपका, आपको पता है कि अब जो यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपोनेंट लिया है, सबको ऐड ऑन करना है, तो जब सबको ऐड ऑन करेंगे तो हमको यहाँ पे इसको मिटाना होगा, और अब जो यहाँ पे थीटा आएगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा। अब थीटा कौन सा है, ये वाला जो थीटा, वो 90 में पुट कर चुके, बनाता है, खत्म कर दिया उसको, ये थीटा अब ये वाला है, अपॉन में आपका आएगा 4 पाई और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके b तक, ये इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके कहाँ तक, अब क्या चीज इंटीग्रेट करनी पहले ये बताओ। इंटीग्रेशन में देखो ये कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होता है, सबको पता है, आई है, आई करंट है, वो चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट है, खत्म। x जो है, ये जो आपका dl है, ये भी कांस्टेंट है, सॉरी dl जो है कांस्टेंट नहीं, dl तो चेंज होगा, क्यों, ये छोटा सा dl एलिमेंट, ये छोटा सा dl एलिमेंट, ये छोटा सा, सारे dl एलिमेंट को मिला देंगे तो क्या बनेगा भैया, सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग। सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग क्या होती है, 2 पाई r होती है, ठीक है, तो लिमिट यहां समझ आ गई, 2 पाई r। वेरिएबल क्या चीज है, वेरिएबल क्या चीज है, dl, जी हाँ, ये साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, ये थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हम पुट करेंगे, तो साइन थीटा भी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे लोग थीटा को भी इंटीग्रेट करते हैं, थीटा इंटीग्रेट नहीं होगा, थीटा कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने ये लेंथ थोड़ा चेंज हो रही है, पॉइंट थोड़ा चेंज हो रहा है, ये पॉइंट चेंज होगा तो ये लेंथ चेंज होगी, हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज हो रहा है, थीटा भी नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि एंगल भी नहीं चेंज हो रहा है, चेंज हो क्या रहा है आपका डीएल, डीएल हम छोटा छोटा एलिमेंट ले लेके ऐड ऑन कर रहे हैं ना सब में, तो ऐड हो रहा है यहाँ पे सिर्फ डीएल, तो जो कांस्टेंट हमको बाहर करते हैं तो ये होगा dB, सॉरी अब तो ये dB को इंटीग्रेट करेंगे तो b होगा, और आपका जो म्यू नॉट तो बाहर आएगा, आपका i बाहर आएगा, नीचे आएगा 4 पाई, यहाँ पे dl है, समझ रहे हो, dl इंटीग्रेट होगा, लेकिन साइन थीटा बाहर रखो, कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बाहर रखो, कांस्टेंट है, सिर्फ dl इंटीग्रेट होगा, कहाँ से, 0 से लेके 2 पाई r तक, 2 पाई r तक, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं
बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे भाई आर अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ये स्मॉल आर स्क्वायर, ध्यान देना स्मॉल आर स्क्वायर, ये रहा कैपिटल आर स्क्वायर ये रहा। अब साइन थीटा की वैल्यू पुट कर चुके हैं, एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप बताएंगे मुझे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना उनसे एक चीज पूछूंगा मैं, यहाँ जो मैंने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है डायरेक्ट, क्या ये सही लिखा है मैंने? क्यों? क्योंकि तुम लोग ने एक मैथ्स में एक चीज पढ़ी होगी कि रूट के अंदर अगर कोई चीज स्क्वायर होती है तो मॉड के साथ बाहर आती है, ठीक है ना, तो मॉड नहीं लगा तो मतलब गड़बड़ है नहीं, क्यों? आर भी डिस्टेंस है और ये तुम्हारा स्मॉल आर भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, समझे, तो वहां पे मॉड लगेगा भी तो हट जाएगा, क्यों? पॉजिटिव ही टर्म होगा, समझे, तो ये ऐसी छोटी सी बात होगी। और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डीएल, डीएल को जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे एल आएगा और एल की लिमिट 2 पाई आर, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई आर पुट कर दो तो क्या बनेगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 2 पाई आर, आर पहले से था आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्यों? पावर एक में हाफ है एक में प्लस 1 है तो 1 प्लस हाफ 3/2 होता है, ठीक है। अब 2 पाई से 4 पाई काटोगे नीचे 2 बच जाएगा, तो फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये क्या बचेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है आपका सिर्फ 2 और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर ब्रो, स्मॉल आर स्क्वायर, गलती से मैंने एक्स रखा है, ये स्मॉल आर है भाई, स्मॉल स्मॉल आर नहीं देखो यहाँ गड़बड़ करी, स्मॉल आर ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर 3/2, तो ये तुम्हारी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, ये आई खतरनाक सी, इसको याद करना होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब मुझसे कोई पूछे कि रिंग के इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो मैं कैसे करूंगा, बस इसमें हमारा क्या चीज कम होगा आर, आर जो है हमारा यहाँ 0 हो जाएगा, तो आर जरा 0 पुट करो, देखो क्या होगा, आर को जैसे ही आपने यहाँ पे 0 पुट किया स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0, देखो क्या होगा, तो ये म्यू नॉट का म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे ये आर स्क्वायर, ये तो 0 हो गया ये वाली टर्म, जी हाँ आर स्क्वायर है यहाँ पे 3/2 है, तो 2 से 2 गया आर क्यूब बचा नीचे, तो आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर से आर गया तो बचा क्या म्यू नॉट आई, ठीक है 2 आर, म्यू नॉट आई 2 आर, पाई नहीं आएगा यहाँ पे, अब ये ध्यान देने वाली बात है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर, और ये आर क्या है भैया रिंग का रेडियस है, ठीक है, तो ये सब बात समझ आ रही है। अब थोड़ा सा जब याद करना होता है ना तो थोड़ा सा ना रिलेट करते हैं, कैसे, जब हमने पूरी लाइन की बात करी थी ना, जब हमारे पास पूरा वायर था करंट कैरिंग वायर, तो वहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट में, जब इनफाइनाइट वायर थी हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आई थी यार म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, ये किसकी आई थी सेमी इनफाइनाइट वायर की, और जब हम इनफाइनाइट वायर लेंगे ना इनफाइनाइट वायर तो आई थी हमारी इसकी डबल, तो डबल करो जरा 2 पाई आर, तो डिफरेंस क्या है समझ रहे हो, याद करने का बहुत आसान तरीका है, बस इसका याद रखो, पाई हटा दोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, सॉरी इसमें तो अगर इसमें इनफाइनाइट वायर तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी वाला नहीं, इनफाइनाइट वायर में जैसी पाई हटाओगे ना तुम्हारे ये आ जाएगा, देखो किसका रिंग का सेंटर पे क्या होगा, समझ रहे हो, तो जब रिंग की सेंटर की बात आए तो जब आपको याद क्या रखना है लाइन वाला, एकदम से आपको पाई हटा दोगे तो याद आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब सेम एनालॉजी देखो यहाँ पे कि जब आप अगर आप इस रिंग को सेमी सर्कल ऐसा ले लो यूं, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना वो बस सेम इसकी आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर, वो ये होगा, समझ रहे हो, तो ये सब रिलेटेड है, खाली पाई आपको हटाना है तो वो वहां से हट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, रीजन है क्योंकि हम जब एलिमेंट यहाँ कनेक्ट करेंगे, एलिमेंट जब यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 पाई आर से आपका पाई से पाई कटता है नीचे वाले पाई से, ठीक है, तो ये हो गई पूरी डेरिवेशन। अब इसको आपको बोर्ड्स में ना हर एक जो मैंने चीजें यहाँ पे बताई हैं उनको इंग्लिश में लिखना होगा, लिखने वाली बात है कि लेट अस कंसीडर हैविंग अ रिंग कैरिंग करंट आई, ठीक है, अब फ्रॉम द सेंटर पॉइंट पी तक डिस्टेंस आर है, ठीक है,
हमने फ्रॉम सेंटर एट पॉइंट पी डिस्टेंस आर, फिर इस पॉइंट पे dB करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, हमने कंपोनेंट लेना है सिमेट्रिकली, जो कॉस कंपोनेंट है वो कट जाएगा, ये हमको बताना है, फिर साइन जो है ऐड ऑन हो जाएंगे, सब आपको इंग्लिश में लिखना होगा, ये काम आपका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायट सावर्ट लॉ।